स्थिति बनी हुई तो उसमें कह सकते हैं महायुति गठबंधन जो था वो कहीं भी जीत की कगार पर नजर नहीं आ रहा था कि चलिए हार जीत भी अगर होती है तो एकदम से 250 सीटों के आसपास उनकी। कई राज्यों के चुनावी नतीजे आ तो गए हैं, लेकिन इन चुनावी नतीजों को मानने से इनकार किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में जहां समाजवादी पार्टी इस चुनाव में, जो उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पर उपचुनाव हुए, उसमें धांधली की बात कही जा रही है, तो कहीं ये कहा जा रहा है केवल मुझे 2 वोट मिले। ऐसा कैसे हो सकता है? ये तो ईवीएम में गड़बड़ी है। और कोई तो ये कह रहा है केवल 32 वोट। ऐसा कैसे हो सकता है? मैं चुनाव आयोग जाऊंगा और एक बार फिर चुनाव आयोग पर सवाल खड़े हो रहे हैं, ईवीएम पर सवाल खड़े हो रहे हैं, और कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा है कि जो हालात इस वक्त बन रहे हैं, जो स्थितियां इस वक्त बन रही हैं, क्या वो बताता है कि इस चुनाव के दौरान धांधली हुई है। हालांकि चुनाव आयोग इन बातों को दरकिनार करता नजर आ रहा है, लेकिन थोड़ा सा मैं अपने दर्शकों को इस पर एक नजर जरूर डालने के लिए कहूंगा कि देखिए, परिवार के 32 वोट भी नहीं मिले। ईवीएम के खिलाफ शरद पवार की एनसीपी जो है वो अब सीधे तौर पर जो मैं अगर कहूं तो चुनाव आयोग के खिलाफ खड़ी दिखाई दे रही है। इसमें जो संजय राउत, उनका एक बड़ा बयान सामने आया है। इसके अलावा राज ठाकरे का जिक्र कर रहे हैं, 2 वोट। ये बहुत बड़ी बात है। राज ठाकरे, जिनका राजनीतिक कद महाराष्ट्र में क्या है, ये अच्छे लोग जानते हैं, लेकिन क्या हुआ है महाराष्ट्र में, इसी मुद्दे पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है हमारे खास सहयोगी अमन सर। सर, बहुत बहुत स्वागत है इस प्रोग्राम में आपका। सर, महाराष्ट्र की चुनाव की जो तस्वीर सामने आई, वो तस्वीर बहुत कुछ बयां करती है, जहां हम देखते हैं कि भारतीय जनता पार्टी अकेले अपने दम पर जो है वो सरकार बनाती जो है वो दिखाई दे रही है। अच्छा खासा आंकड़ा वो लेकर नजर आए, और कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ और तमाम जितने भी बड़े बीजेपी के नेताओं ने जो नारे दिए, बटेंगे तो कटेंगे, उसका असर देखने को मिला। लेकिन इस चुनाव के जो नतीजे है उसमें धांधली की कहीं ना कहीं जो चीजें होती नजर आ रही हैं, और ये कहा जा रहा है कि क्या परिवार के 32 वोट भी नहीं मिले शरद पवार की तरफ से। उधर राज ठाकरे भी कह रहे हैं। सर, जो सवाल चुनाव आयोग पर, ईवीएम पर खड़े हो रहे हैं, कितनी सच्चाई है इन दावों में? देखिए, बिल्कुल राहुल जी, जिस तरह से हम अगर महाराष्ट्र की बात करें तो जाहिर बात है कि वहाँ पर जिस तरह के नतीजे सामने आए उसको लेकर शिवसेना की तरफ से जो खासकर उद्धव गुट है, उन्होंने ये कहा कि भाई इन नतीजों को वो स्वीकार नहीं करते, क्योंकि संजय राउत ने भी ये बयान दिया कि उनको पता है कि महाराष्ट्र की जनता के दिल में क्या है। ऐसे में जो नतीजे निकल कर सामने आए उससे वो बिल्कुल भी इत्तेफाक नहीं रखते, यहाँ तक कि वो मानने को तैयार नहीं है। अब इसको लेकर कहीं ना कहीं जो माहौल है वो गर्म होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। राजनीति जो है वो चरम सीमा पर दिखाई दे रही है, चाहे हम एनसीपी शरद पवार की बात करें या फिर मनसे पार्टी की बात करें। दोनों की तरफ से ये आरोप लगाए गए हैं, क्योंकि मनसे के जो प्रत्याशी हैं उन्होंने तो यहाँ तक कहा है कि उनको 2 वोट मिले, और परिवार में उनके, यानी कि अगर उनके खुद की फैमिली की बात करें तो उनकी माँ, वाइफ और बेटी, और उनको मिलाकर 4 वोट बनते हैं। और उसमें से भी क्या उनको 4 वोट नहीं मिलने चाहिए थे, और 2 ही वोट उनको नज़र आ रहे हैं। तो कह रहे हैं ये किस तरह का अपने आप में पूरे का पूरा माया जाल है, जहाँ पर हमारे ही 2 वोट हमें नहीं मिलते। ये तो अफसोसजनक बात है कि क्या वाकई में यहाँ पर कोई धांधली का कह सकते हैं संकेत मिलता हुआ दिखाई पड़ रहा है। एक एग्जाम्पल आप और देखिए कि जिस तरह से महाराष्ट्र के गाँव के अंदर कांग्रेस पार्टी को एक भी वोट नहीं मिला है, तो वहाँ के लोग उठकर खड़े हो गए, आंदोलन करते हुए नजर आ रहे हैं कि भाई हमने वोट किया है तो आखिर कांग्रेस पार्टी को 0 वोट कैसे मिल सकता है। तो ये तमाम जो बातें वो निकल कर सामने आ रही है। और साथ में कांग्रेस पार्टी भी लगातार यही बात कह रही है कि भाई महाराष्ट्र में जिस तरह का पूरा माहौल बना हुआ था, जिस तरह की स्थिति बनी हुई थी, उसमें कह सकते हैं महायुति गठबंधन जो था वो कहीं भी जीत की कगार पर नजर नहीं आ रहा था कि चलिए हार जीत भी अगर होती है तो एकदम से 250 सीटों के आसपास उनकी कैसे आ गई, वहीं 50 सीटों के आसपास जो है वो एमवीए गठबंधन जो है वो कैसे सिमट सकता है। तो इसको लेकर अब तमाम तरह की राजनीति होती हुई दिखाई पड़ रही है। अब यहाँ पर सवाल जो है चुनाव आयोग पर भी उठ रहे हैं कि क्या जो ईवीएम को लेकर हमेशा से बात होती रही है, आज सुप्रीम कोर्ट में भी उसको लेकर सुनवाई थी। सुप्रीम कोर्ट ने बैलेट पेपर चुनाव कराए जाने की याचिका थी वो अपने आप में खारिज कर दिए, लेकिन साथ में ईवीएम को लेकर सवाल उठते रहे, और खासकर उन राज्यों में ज़रूर उठते हैं जहां पर जो कह सकते हैं बीजेपी के खिलाफ जो दल होते हैं, विपक्षी दल होते हैं, वो चुनाव में आते हैं और वहां पर उनको हार मिलती है, तब सारे सवाल खड़े होते हैं। कुंदरकी में आप देखिए उत्तर प्रदेश में, उसको लेकर भी लगातार सवाल उठे, जहाँ पर 60-65 आबादी जो है मुस्लिम आबादी है, और हाजी रिजवान जो है वो 2-3 बार के एमएलए रह चुके हैं। वहीं रामवीर की बात जो बीजेपी की तरफ से थे, वो आई थिंक एक बार भी अभी तक एमएलए नहीं चुने गए थे।
उनके पक्ष में 1.5 लाख 1.25 लाख वोट आ जाते हैं, वहीं हाजी रिजवान के पक्ष में 20-22 हज़ार वोट रह जाते हैं और 90,000 से भी ज़्यादा वोटों के अंतर से चुनाव हार जाते हैं। तो इसी को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं कि क्या वाकई में कोई गड़बड़ी है, कोई धांधली है, क्या कोई ज़रूर कोई साजिश रची गई है। और ये बात लगातार जो विपक्षी खेमे, चाहे शिवसेना की बात करें, कांग्रेस की बात करें या फिर समाजवादी पार्टी की बात करें, लगातार सवाल उठाते हुए नजर आ रहे हैं। टेस्ला के संस्थापक हैं एलन मस्क, उन्होंने अभी हाल ही में एक बयान दिया जो भारत में चुनाव हुए हैं ईवीएम के जरिए और जिस तरीके की चुनावी प्रक्रिया हुई है उसको उन्होंने बहुत अच्छा तरीका बताया। उन्होंने कहा ये बहुत सही तरीके से चुनाव हुए। लेकिन हम ये देख रहे हैं एलन मस्क जैसे जो लोग हैं वो भारत की चुनावी प्रक्रिया की तारीफ करते हैं और भारत के अंदर विपक्षी पार्टी के लोग इसी ईवीएम पर सवाल खड़ा करते हैं, इसी चुनावी प्रक्रिया पर सवाल खड़ा करते हैं। एलन मस्क की आप बात करें, जाहिर बात है वो अपने देश में चुनाव होते हैं तो वहाँ पर ईवीएम को मना कर देते हैं कि यहाँ पर ईवीएम चुनाव नहीं होना चाहिए, लेकिन भारत में वो कहते हैं ईवीएम से ही चुनाव होना चाहिए। तो ये जो दोहरी कह सकते हैं कि बयानबाजी होती है, पूरे का पूरा मामला यही गड़बड़ करती हुई नजर आती है। और देखिए जिस तरह से आप विपक्षी दलों की बात कर रहे हैं, जो आज विपक्षी दल हैं कभी सत्ता में भी थे और सत्ता में जब थे तो बाकायदा बीजेपी के एक प्रवक्ता थे नरसिम्हा, उन्होंने इसके ऊपर बुक लिखी है कि कैसे ईवीएम जो है हैक की जा सकती है। आडवाणी जी ने ईवीएम को लेकर सवाल उठाए थे। तो ये कोई पहली बार नहीं है कि जब विपक्ष में कांग्रेस पार्टी वो सवाल उठा रही है। जो पार्टियां भी चुनाव हारती रही हैं वो लगातार ईवीएम को लेकर ये कहती रही हैं कि भाई इसमें सारी चीज़ें फिक्स हो जाती हैं, सारी चीज़ें मैनेज हो जाती हैं, सारी चीज़ें अपनी तरफ से कराई जाती हैं। लेकिन हर बार चुनाव आयोग ने, कोर्ट ने भी ईवीएम को सही करार दिया है। तो मेरे ख्याल में इसको लेकर कोई बड़ी बहस नहीं होनी चाहिए। लेकिन जिस तरह से अब लोग ये बात कहते हुए दिखाई पड़ते हैं, खासकर जो प्रत्याशी जो हैं वो ये बात कहते हुए नजर आते हैं कि भाई उनके खुद के परिवार में अगर 4 लोग हैं और उनको अगर 2 वोट मिल रहे हैं तो जाहिर बात है कहीं ना कहीं कोई ना कोई संशय तो पैदा होता है, कहीं ना कहीं सवाल तो खड़ा होता है। वहीं जिस तरह से एनसीपी के जो लोग हैं वो ये बात कहते हुए नजर आते हैं, तब लगता है कि हाँ जाहिर बात है। हरियाणा के चुनाव देखें, कांग्रेस पार्टी ने यही कहा कि जिस तरह से लगातार जो इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट थी उसको स्लो कर दिया गया। तो इस तरह की तमाम सारी बातें होती है। कई जगह ये भी कहा जाता है कि जैसे हमने उत्तर प्रदेश में देखा कि यहाँ पर जो मुस्लिम मतदाता थे उनको वोट डालने नहीं दिया गया। अखिलेश यादव ने आज भी कल जो बयान था उनका कि भाई जिस तरह से मुस्लिम लोगों को वोट नहीं डालने दिया गया वो सोचिए हमारे हक में पड़ने वाला वोट था, लेकिन उसको पहले ही कह सकते हैं कि वोट डालने का जो अधिकार था वो छीन लिया गया। तो इस तरह की जो बातें हो रही राहुल, वो कहीं ना कहीं ये बताने के लिए काफ़ी कि क्या वास्तव में सब कुछ ठीक ठाक हो रहा है। और अगर ईवीएम से सब चुनाव सही हो रहे हैं तो फिर इस तरह की बातें क्यों कही जा रही है। अब देखिए गाँव के लोग जो ये बात कह रहे हैं महाराष्ट्र के कि भाई हमने तो वोट कांग्रेस पार्टी को भी दिए हैं, ऐसा नहीं है कि सारे वोट बीजेपी को दिए हैं या तमाम बाकी दलों को दिए हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी को एक भी वोट न मिलना कहीं ना कहीं ये बताता है कि उनका जो वोट है क्या वास्तव में जहां वो दे रहे हैं वहीं पे जा रहा है या कुछ और खेल होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो फिलहाल चुनाव आयोग की तरफ से बारंबार ये बात कही जाती रही है कि भाई ईवीएम में कोई दिक्कत नहीं है, कोई खतरा नहीं है, ईवीएम अपना सुरक्षित प्रोसेस है। वहीं बैलेट पेपर की बात करें तो एक लेंथी प्रोसेस बन जाता है। एक बड़े लेवल पे बैलेट से कह सकते हैं कि चुनाव कराना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि अगर देश की बात करें राहुल जी, पूरे देश की बात करें लगभग 96 या 95 के आसपास जो करोड़ वोटर्स हमारे देश में मौजूद हैं और इतने वोटों को बैलेट पेपर पर कराना फिर गिनना ये कई दिनों का प्रोसेस हो सकता है। इसीलिए अब ईवीएम को लेकर कोई भी शक शुबा की गुंजाइश जो लगातार नकारी जाती रही है वो बारंबार ये कहा जाता रहा है, चाहे चुनाव आयोग या कोर्ट की तरफ से हो, कि ईवीएम बिल्कुल सुरक्षित है। लेकिन जिस तरह से अब ये गांव की तरफ से या लोग और खासकर प्रत्याशी ये जो बात कहते हुए नजर आते हैं, कहीं ना कहीं जो शक की सुई है वो उठती हुई नजर आती है। अब इसको लेकर चुनाव आयोग क्या कुछ कहता हुआ नजर आता है, लगातार चुनाव आयोग के संज्ञान में चीजें हैं, आने वाले दिनों में क्या कुछ इसके ऊपर बोला जाएगा वो देखने वाली बात होने वाली है। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका, आपने विस्तार से पूरी जानकारी बताई। और महाराष्ट्र में देखिए सीएम चेहरे को लेकर भी कहीं ना कहीं लड़ाई देखी जा रही है महायुति के अंदर। हालांकि देवेंद्र फडणवीस का नाम सबसे ऊपर चल रहा है, लेकिन एकनाथ शिंदे वो कह रहे हैं कि वो सीएम कुर्सी नहीं छोड़ेंगे और नहीं छोड़ेंगे और सीएम कुर्सी चाहिए तो क्या महाविकास आघाड़ी के साथ मिलकर बड़ा कदम उठाते नजर आएंगे। कहावत कही जाती है कि अगर सुबह का भूला शाम को घर आए तो उसे भूला नहीं कहते। तो वापस उद्धव ठाकरे के पास जाना क्या एक बड़ा संकेत शिंदे दे सकते हैं। आज के लिए इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।